जब बढ़ती जो समस्याएं हैं हमारे कर्मचारी साथियों के लिए, जो ठेके पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एमसीडी में काम कर रहे हैं, मैं उन सब की लड़ाइयाँ निरंतर लड़ता रहता हूँ अपने संगठन के मार्फत। दिल्ली में स्थापित पार्टियां हैं जो हमारा जो शोषण कर रही हैं उसके खिलाफ हमें एक आवाज़ उठानी है। मंगोलपुरी जी विधानसभा में रहते हैं जी। लेकिन आपने सुल्तानपुरी ही क्यों चुना? और 25 साल अपनी वहाँ पर अपना विधायक रहे जी। उनका भी काम देखे तो ग्राफ कमजोर रहा। जय किशन जी की बात कर रहे हैं जी आप? बिल्कुल, जय किशन जी की बात कर रहा हूँ जी। और जय किशन जी का जो 25 साल का वहाँ पर कार्यकाल रहा, माने तो क्या क्राइम ऐसा है कि उधर आप ऑटो करने के लिए बोल दो किसी से, कहीं से बाहर से आ रहे हो आप सुल्तानपुरी जा रहे हो, ऑटो वाला जल्दी से आता नहीं आता, क्योंकि वो दिन में भी डरते आते हुए ऑटो वाले कि नहीं हम नहीं जाएंगे कि वहाँ पर हमारे पैसे छीन लेगा, कोई ये कर देगा। अच्छा। वो जनता का जो वहाँ का स्नैचिंग वगैरह जो क्राइम रेट है वो ज़्यादा बढ़ गया। और कहूँगा इसको पार्ट ऑफ भ्रष्टाचार। जो पार्कों में टेंट लगता है उनके जो टेंट लगाने के परमिशन के नाम पे ये पैसे घूसखोरी करते हैं, वहाँ से एक टेंट का 10 से 20 हज़ार रुपये ये लेते हैं। और जो एमसीडी में कच्चे कर्मचारी हैं बतौर सफाई कर्मचारी हैं उनको मैं पक्का करूँगा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय रहा। एक साइन लगता हाँ, एक साइन लगता, चुटकियों का काम है, चुटकियों में हम पक्का कर दिए तो चुटकियों का काम है, ऐसा उन्होंने बोला। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, लेकिन बड़े दुख का विषय है ये कि उनके अपने सरकारी स्कूलों में आज सफाई कर्मचारी हो या कोई आया हो या कोई गार्ड हो, उनको टेंडर पे रखा जाता है। टेंडर पर रखने के लिए रिश्वतखोरी देखो वहाँ कितनी है, भ्रष्टाचार वहाँ कितना है कि जो उनकी कंपनियां है जिनको उन्होंने टेंडर दिए हुए हैं वो बिना 70-80 हज़ार रुपए लिए उनको नौकरियों पर नहीं रखते। अच्छा, नौकरी पे भी रख देते हैं 70-80 हज़ार रुपए लेकर के, तो उनकी कोई सीमा तय नहीं होती कि बेचारे ये 2 महीने काम करेंगे 3 महीने, जब उनका दिल करता जब हटा भी देते हैं। जो सैलरी महिलाओं को नहीं दे रहे, महिला कर्मचारी भी तो है उसमें, जिन महिलाओं को सैलरी नहीं दे रहे उनको 2100 रुपए कहाँ से देंगे? तो मतलब जमीन से जुड़े हुए मुद्दे जो है आप उठा रहे हैं और इसको लेकर जो आप विधायक चुनाव में लड़ रहे हैं। पब्लिक आपको चुन लेती है, आपको विधायक बना देती है, तो आप क्या करेंगे? नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, कॉफी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान हैं दीपक पिहाल जी, जो कि सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से प्रत्याशी है और निर्दलीय प्रत्याशी है। तो दीपक जी हमारे साथ में हैं और ये समस्याएं लेकर आए हैं सफाई कामगार समाज की और जो सुल्तानपुर माजरा है उसके डेवलपमेंट को लेके, उसकी सुविधाओं को लेके ये अपनी समस्याएं रखने आए हैं और आपके सामने ये पेश करेंगे कि क्या क्या जो है सुल्तानपुर माजरा में आज तक हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसने क्या किया, कौन से विधायक ने आज तक क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया। दीपक जी, पहले आप अपने बारे में बताइए, आप आखिर कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं? देखिए, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो जागो समाज चैनल है ये हमारे गुरुजी ने हमें चैनल सौंपा था, हमारे वीर अशोक जी ने। मैं उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला है काफ़ी। और दूसरा, मेरा नाम दीपक पिहाल है और मैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ और हूँ भी, और निगम कर्मचारी एकता मंच का भी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और अब जब बढ़ती जो समस्याएं हैं हमारे कर्मचारी साथियों के लिए, जो ठेके पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एमसीडी में काम कर रहे हैं, मैं उन सब की लड़ाइयाँ निरंतर लड़ता रहता हूँ अपने संगठन के मार्फत। जी। और मैं मंगोलपुरी में रहता हूँ और सुल्तानपुर माजरा से अब की बार हमने उम्मीदवारी अपनी पेश की है और हम चाहते हैं कि जिस तरह का शोषण आज हमारा हो रहा है, जो दिल्ली में स्थापित पार्टियां हैं जो हमारा जो शोषण कर रही हैं उसके खिलाफ हमें एक आवाज़ उठानी है जी। तो उसके लिए जब हम धरना प्रदर्शन हड़तालें करते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं रोड पर, लेकिन कोई निर्णायक रूप से उसका समाधान नहीं कर पाती सरकार। तो जब सरकार हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहती तो हमें सरकार के बीच में अपनी बात को लेके जाने के लिए ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा कि विधानसभा चुनाव के मार्फत हम उन दबे कुचले जो मजदूर हैं दिल्ली के, उनकी आवाज़ को उठा सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुल्तानपुरी में मजदूर नहीं है, सुल्तानपुरी के अंदर भी सफाई कर्मचारी भी हैं, जो अन्य जो वर्ग हैं जो ठेके पर काम करते हैं वो लोग भी हैं, और काफ़ी मसले हैं सुल्तानपुर माजरा के जिनके लिए आज हम आप तक पहुँचे और हम यहाँ अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। अच्छा, आप अभी बता रहे हैं कि आप मंगोलपुरी विधानसभा में रहते हैं जी, लेकिन आपने सुल्तानपुरी ही क्यों चुना? सुल्तानपुरी
को चुनने का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि सुल्तानपुरी के अंदर जिन लोगों की हम आवाज़ उठाते हैं सबसे ज़्यादा उनकी जो बहुमत जो संख्या है वो वहाँ पर है, और हम चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रयास करें, और उनकी लड़ाई को हम निरंतर लड़ते रहते हैं, तो सहयोग भी हमें उन्हीं से मिलना चाहिए। और फिर सुल्तानपुरी के अंदर जो विकास दर है जिसकी हम बात करते हैं, रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, जो पुराने विधायक हैं वहाँ पर सिटिंग एमएलए है या जो पहले एमएलए रहे हैं, उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको देखें तो वो शून्य है, क्योंकि एक हमारे प्रत्याशी हैं वहाँ पर कांग्रेस से, जिन्होंने 35 साल वहाँ पर और 25 साल अपनी वहाँ पर अपना विधायक रहे जी। उनका भी काम देखे तो ग्राफ कमजोर रहा। जय किशन जी की बात कर रहे हैं जी आप? बिल्कुल, जय किशन जी की बात कर रहा हूँ जी। और जय किशन जी का जो 25 साल का वहाँ पर कार्यकाल रहा विधायक के तौर पर, उसमें जो ग्राफ आया सुल्तानपुरी का वो 0 रहा। अब सिटिंग विधायक जो हैं 10 साल से जो विधायक हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, वो मुकेश अलावत जी, जो सैनिटाइजर मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो किसी से हाथ भी मिला लेते हैं तो तुरंत उसको सैनिटाइज करते हैं। ओके। तो जिस आदमी के मन में इतनी घृणा अपनी जनता को लेकर के हो, तो वो उनका भविष्य क्या बनाएंगे। फिर अभी तक ना तो वहाँ पर कोई ऐसा एक पार्क है कि जिसमें बैठ करके चलो कोई प्रोग्राम हो जाए या कोई 4 आदमी वहाँ पर बैठ करके धूप सेक लें, ऐसा कोई पार्क का निर्माण नहीं हुआ। पार्कों की जगह तो काफी है वहाँ पे, जो बिल्कुल बहुत सारे पार्क हैं। बिल्कुल, पार्कों की जो फंड भी जारी किया गया था, तो आपको भी पता है, अखबारों में भी आया था, मीडिया पे भी आया था कि स्वाति मालीवाल जो कि खुद आम आदमी पार्टी जी, उन्होंने भी आरोप लगाया था उन पर भ्रष्टाचार। महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपने ही विधायक पर बिल्कुल आरोप लगाया, जबकि वो मंत्री भी पद पे भी थे। देखिए, ये जो भ्रष्टाचारी फैला रखी है, तो आप इस पर कितना संतुष्ट है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो आरोप लगाया, कैसे संतुष्ट है आप? ऐसे संतुष्ट हूँ क्योंकि 10 साल का कार्यकाल रहा। चलो एक योजना आपके पास आई, उसमें कुछ तो सुधार होता हुआ इलाके में दिखाई देना चाहिए था। आज वहां जाकर के देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सुल्तानपुर विधानसभा के अंदर गंदगी इतनी हो चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। नाले की सफाई नहीं हो रही है, कहीं नालियां नहीं बनी, कोई नाला नहीं बनाया गया, खुले ओपन नाले हैं। कोई मतलब रात में रात को आदमी आता है, अंधेरा होता है, वो गिर जाए तो उसमें उसको पता भी नहीं लगे कब गिर गया। दूसरा, पार्कों का जो नवीनीकरण होना था, वहाँ पर किसी भी पार्क को ना तो बनाया गया, ना उसके अंदर कोई पेड़ पौधा लगाया गया। इतनी गंदगी है कि आदमी तो बैठने की दूर की बात है, वहाँ जानवर भी बैठना पसंद नहीं करते। और बहुत से ऐसे मसले हैं वहाँ के जो अभी तक भी विधायक जी की नज़रों में नहीं आए। विधायक जी ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, जहाँ से आप विधानसभा में एंटर करते हो उसमें बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, मुकेश अलावत सुल्तानपुर माजरा, उसमें अपनी फोटो तो चमकाने का उनको ध्यान है, लेकिन जो कर्मचारियों की या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी जो समस्याएं, उन पर काम करने की कोई समस्या नहीं, उन्होंने पूरी नहीं करी। रोड की हालत देखोगे आप, जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं सब टूटी हुई हैं, कोई भी सड़क वहाँ पर मजबूत नहीं है। गलियों का काम अब शुरू हुआ, वो भी इलेक्शन आया तो शुरू हुआ, नहीं तो गलियों को भी कोई उन्हें सुधार पुराना प्रोजेक्ट, लेकिन पुराना प्रोजेक्ट है लेकिन नया दिखाया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का एक नया चरम सीमा पर आ गया, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार बढ़ाना है और भ्रष्टाचारी में जो पुराना फंड था उसको लगा करके नया फंड है वो खा जाना है। तो ये तो ऐसे चलता रहेगा। सुल्तानपुरी की जो जनता है वो त्रास है, विकास दर वहाँ की बिल्कुल खत्म है। और क्राइम रेट देखो आप, सुल्तानपुरी के अंदर क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि जिस पर बिल्कुल भी विधायक जी का ध्यान ही नहीं है। नए रोजगार के कोई अवसर नहीं लाए, जो नई जनरेशन है वो पढ़ लिख कर करेगी। क्राइम जैसे तो माने तो क्या क्राइम ऐसे है कि उधर आप ऑटो करने के लिए बोल दो किसी से, कहीं से बाहर से आ रहे हो आप सुल्तानपुरी जा रहे हो, ऑटो वाला जल्दी से आता नहीं आता, क्योंकि वो दिन में भी डरते आते हुए ऑटो वाले कि नहीं हम नहीं जाएंगे कि वहाँ पर हमारे पैसे छीन लेगा कोई, ये कर देगा। अच्छा। वो जनता का जो स्नैचिंग वगैरह जो क्राइम रेट है वो ज्यादा बढ़ गया। और फिर छोटा छोटा बच्चा भी वहाँ पर है ना, झगड़ा हो जाए तो चाकू निकाल लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है? विधायक क्या काम कर रहा है? विधायक ने अभी तक पुलिस को टाइट क्यों नहीं किया? जो कानून व्यवस्था है वहाँ की, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो हमेशा यही कहती नजर आती है कि जो पुलिस है वो हमारे अंडर में ही नहीं है। नहीं, ये गलत बात है उनकी कहने की, क्योंकि जो दिल्ली है ये कैपिटल है और दिल्ली के अंदर पुलिस उनको कैसे दे देंगे? यहाँ पर पुलिस केंद्र गृह मंत्रालय के अंडरटेकिंग काम करती है, लेकिन पुलिस को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपनी तरफ से, कार्रवाई के लिए बोल सकते हैं। क्या एसएचओ आपकी बात नहीं मानेंगे? एसीपी आपकी बात नहीं मानेंगे? डीसीपी आपकी बात नहीं मानेंगे? आप वहाँ के विधायक हैं, आप चाहें तो वहाँ से क्राइम रेट को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्राइम रेट इतना हाई हो चुका है सुल्तानपुरी के अंदर कि
एक डर का माहौल, वहाँ भय का माहौल बना रहता है कि रात को 10 बजे के बाद आप कहीं चल रहे हो तो आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए, कोई आकर के आपको चाकू ना मार दे, कोई आप करके आपके छीना झपटी ना कर दे। इस तरह का माहौल वहाँ बना हुआ है, जिसको हम बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक वीडियो में देख रहा था जी। कि सुल्तानपुरी की ही वो वीडियो थी और किसी लड़की बेटी की शादी थी किसी की, तो उन्होंने वो पार्क में टेंट लगा रखा था। तो अधिकारी आते हैं और वो कहते हैं यहाँ पर नहीं कर सकते आप, और जबकि वो पार्क उनके घर के सामने ही है और खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है, वहाँ पे कूड़ा कचरा ये वो उन्होंने साफ वाफ करके अपना टेंट लगाया, और वो फिर अधिकारी आकर उनको रोकते हैं कि यहाँ पे शादी नहीं कर सकते। ना तो कोई बारात घर बनाया गया वहाँ ढंग से, ना कोई वहाँ पर ऐसी कोई चौपाल वगैरह बनाई गई कि चलो भाई वहाँ पर कोई भी आदमी अपने बच्चे की शादी वगैरह या कोई फंक्शन कर सके। अब जो पार्क का सवाल है, पार्कों में लेकिन उन्होंने साफ आरोप लगाया कि हमसे पैसे मांग रहे थे, हमने नहीं दिए, इसलिए वो रोक रहे हैं। इसीलिए वहाँ रोका जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक थ्योरी रही है कि भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ाना है। दिल्ली के अंदर जब सरकार बनाई गई आम आदमी पार्टी की, तो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का नारा लेकर के ये लोग आए थे। लेकिन जब से ये आए, इनका भ्रष्टाचार का जो चैम्बर है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला गया। ये भी एक उसी का हिस्सा है, पार्ट है। मैं कहूँगा इसको पार्ट ऑफ भ्रष्टाचार। जो पार्कों में टेंट लगता है, उनके जो टेंट लगाने के परमिशन के नाम पे ये पैसे घूसखोरी करते हैं। वहाँ से एक टेंट का 10 से 20 हज़ार रुपये ये लेते हैं। वहाँ टेंट वालों से भी इनकी सेटिंग है, जिसके भी टेंट लगेगा इनको पहले पता लग जाता है कि उस फलाने पार्क में टेंट लगने वाला है। तो वहाँ पर विधायक का गुर्गा कोई ना कोई जाता है और जा करके वहाँ बोलता है भाई इतने पैसे लगेंगे तो टेंट लगेगा, नहीं तो हम अपना हटा देंगे इसको। तो वहाँ पर ये जो सरकारी तंत्र है उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो भ्रष्टाचार के आरोप जो ये लगा रहे हैं आप, बिल्कुल, क्या आप इससे मतलब आपके पास कोई प्रूफ या कोई कोई ऐसी चीज है कि जो कि सीधा विधायक के थ्रू ही ये जो है भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल प्रूफ देंगे हम, इस बात का प्रूफ है हमारे पास। और जो विधायक हैं, देखो सिटिंग विधायक ने 10 साल के अंदर कोई ऐसा कार्य करा नहीं है विधानसभा में। वहाँ पर इतनी समस्या, गंदे पानी की समस्या है। पीने का पानी तो कम से कम विधायक को साफ सुथरा दिलाना चाहिए। गंदे पानी की समस्या, पानी गंदा आता है। दूसरा, सीवर की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अबे आप भाई 2-2 बजट ले चुके हो, 2-2 बार आप विधायक रह चुके हो, क्या सीवर लाइन नहीं डल सकती? जब पुरानी खराब हो गई है तो उसको उखाड़ करके नहीं डाल दो। लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि उसी को रिपेयर करते रहते हैं। बारिश में मैं खुद गया था एक बार, वहाँ पर बारिश तेज आ गए थे, इतना बुरा हाल वहाँ पर, इतना बुरा हाल, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे को उल्टी इतनी लग गई। क्योंकि वहाँ पर ना आवारा पशु जो है ये इतना गलियों को, छोटी छोटी गलियाँ हैं और वो उसको खराब करती है। और वो जो पार्क है उसकी भी बुरी हालत, मतलब हमारी गाड़ी फंस गई पार्क के अंदर, वो दलदल बनी हुई है। संदीप भी रहे वहाँ पर विधायक, जय किशन जी भी रहे और अहलावत साहब भी रहे वहाँ पर, लेकिन आज तक कोई इसका सोल्यूशन हुआ नहीं है। अभी जो महिलाओं के लिए चल रहा है सिस्टम आम आदमी पार्टी का, क्या हम 2100 रुपये देंगे? बीजेपी ने कहा हम 3200 देंगे, 3500 देंगे। कांग्रेस भी 2500 रुपये आ गई कि हम भी 2500 रुपये देंगे। ठीक ना? मैं इन तमाम पार्टियों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप सिर्फ पेंशन देंगे इनको? इनको इतना सक्षम बना दो कि ये रोजगार पा सके। इनको 3500 की जगह पर 35,000 का रोजगार दो। जी बिल्कुल। 21,000 की जगह 2100 की जगह 21,000 का रोजगार दो। आप इनके रोजगार के लिए काम क्यों नहीं करते? बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी है दिल्ली के अंदर कि आज हर दूसरे घर में एक बेरोजगार की जगह पर 4 बेरोजगार हैं। आज काम नहीं कर पा रहे। जो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं सब इसी का हिस्सा, सब इसी का पार्ट है। इसी का पार्ट है। जब लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो क्राइम में जाएंगे या इधर उधर कहीं ना कहीं आवारा घूमेंगे, मजबूरी में घूमेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे। तो ये एक समस्या है बहुत बड़ी। अभी दिल्ली के अंदर आप जानते हो, देखो हर डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां हैं। आरटीआई से खुलासा है कि दिल्ली सरकार जब से बनी 2010 से अब तक, और 2012-14 से अब तक जो 10 साल का इनका शासन रहा है, उसमें माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 481 आदमियों को सिर्फ नौकरी दी। जहां पर ये वादा किया गया था कि हम 20,000 रोजगार देंगे या 40,000 रोजगार देंगे, इस तरह से उन्होंने बात करके अपनी सरकार बनाई सालाना। लेकिन 481 जो ये मसला है, जो आरटीआई का आंकड़ा है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ 10 साल में सिर्फ 481 सिर्फ ये आरटीआई का खुलासा है। और ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है आम आदमी पार्टी के ऊपर। क्योंकि प्रश्न चिन्ह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस सरकार ने जब सरकार बनाई तो काफी वादे किए थे। सबसे पहले तो उन्होंने जो एमसीडी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको और ठेकेदारी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया। 8 मई को जब उन्होंने रामलीला मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा समारोह किया, उसमें पूरी दिल्ली की जनता बुलाई
तो वहाँ पर हमारे जो कर्मचारी साथी थे वे बुलाए, वो लोग वहाँ गए, उनसे बोला गया भाई मेरी दिल्ली के अंदर सरकार बना दीजिए और मैं जितने भी ठेके प्रथा पर काम कर रहे हैं और जो एमसीडी में कच्चे कर्मचारी हैं बतौर सफाई कर्मचारी हैं उनको मैं पक्का करूंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय रहा, एक साइन लगता है। हाँ, एक साइन लगता, चुटकियों का काम है, चुटकियों में हम पक्का कर दिए तो चुटकियों का काम है, ऐसा उन्होंने बोला। तो अब जो है कि 10 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के, लेकिन 10 साल में आपने कितने कर्मचारियों को पक्का करा, इसका भी जवाब दो। दूसरा, आप ये कहते हो जब पक्का करने की कर्मचारी को बात आती है तो कहते हैं कि एलजी साहब करेंगे, वो ही नहीं होने देते, फाइल वो रोक के बैठे। और आपने अभी वाल्मीकि जयंती से एक दिन पहले 17 अक्टूबर को जो वाल्मीकि जयंती थी, 16 अक्टूबर को आपने एक समारोह बुलाया एमसीडी के दफ्तर में, सिविक सेंटर में। उसमें आपने कहा कि भाई हमने 600 कर्मचारियों को पक्का किया। वो पावर आपके पास कहाँ से आई? यानी कि आप तो पिछली जो सरकार थी जो उसके एजेंडे पास किए हुए थे, जो उनका प्रेम्बल पास किया हुआ था, उसी पे काम कर रहे हो। जबकि स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं है, उसके बावजूद कह रहे हैं हमने पक्के किए। तो आपको इतना अधिकार कहाँ से मिला? इसका मतलब या तो आप कर्मचारियों को पागल बना रहे हो, गुमराह कर रहे हो, या फिर आप खुद से झूठ बोल रहे हो। लेकिन दीपक जी एक बात तो है कि कम से कम ये धरने प्रदर्शन जो है जब से केजरीवाल आए बंद हो गए हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो है समय पे सैलरी देते हैं, वो खुद कहते हैं हम समय पे सैलरी ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठ का मुखौटा ओढ़े हुए आदमी हैं, ये झूठ पे सरकार चल रही है। जब धरना प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मसला गया सफाई कर्मचारियों का, और वहां पर मसला जाने के बाद हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, इनको वहां पर खड़ी खोटी सुनाई, और उनके बाद इनका एक ऑर्डर पारित किया दिल्ली हाई कोर्ट ने कि इनको 2 तारीख तक तनख्वाह देनी है आपको कैसे भी करके जी। तो उसके दबाव में ये तनख्वाह देते हैं 2 तारीख को। अभी पिछली बार अभी दिवाली के आसपास उन्होंने कहा था कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में सैलरी हो जानी चाहिए। 2 तारीख का टाइम है उसके अंदर, 2 तारीख का। और अभी आपने देखा होगा सुनील जी कि दिवाली का समय आया था, दीपावली जो एक हमारा राष्ट्रीय पर्व भी बनाया जाता है, दीपावली जी। दीपावली से 2 दिन पहले जो हमारी वर्तमान में मुख्यमंत्री थी आतिशी जी और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर बोला मैंने 64,000 कर्मचारियों के अकाउंट में, दिल्ली में पहली बार ये हुआ है कि 64,000 कर्मचारियों के अकाउंट में 1 तारीख से पहले सैलरी चली गई और बोनस और एरियर चला गया। बोनस और एरियर ये चला गया। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो इससे बिल्कुल उलट है। क्या है? वो ये है कि सैलरी जो आई थी दिवाली के पास, वो सैलरी भी लोगों को 10 से 12 तारीख को मिली। और एरियर और बोनस की जो ये बात करते हैं, दिल्ली के अंदर 3 बोनस ड्यू थे कर्मचारी के, लेकिन बोनस आया 1, वो भी दीपावली के बाद, और एरियर अभी तक नहीं आया। एरियर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एरियर का जो अमाउंट है वो अभी तक नहीं आया। तो ये कोरा झूठ फैलाने की बातें हैं, इनकी झूठ ही बोलते हैं। दीपक जी, जब ये 3 दिल्लियां थी तो जो साउथ दिल्ली है, साउथ वेस्ट दिल्ली है, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से एक दिल्ली हो गई, अब यहाँ का भी जो है जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनका पैसा नहीं मिल रहा, उनका जो लाभांश है, अंतिम लाभांश है, वो नहीं मिल रहा। जो स्थायी हो गए और उनको सालों हो गए स्थायी हुए भी, उनका एरियर भी रोका हुआ है, उनका एरियर भी नहीं है। जो क्लास लगी थी, जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग का भी जो लाभांश बनता है वो भी नहीं दिया गया। और ये कहते हैं कि हम बराबर जो है सब कुछ चल रहा है, 5,000 10,000 लोगों को हमने पक्का भी कर दिया है, और समझ में ये नहीं आता स्टैंडिंग कमेटी के बगैर कैसे हो रहा है ये। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से इस बात को लेकर के आवाज़ उठा रहा हूँ और धरने प्रदर्शन के मार्फत भी हम इसको बात को रखते हैं सरकार के सामने। अभी एक मुद्दे हैं जीपीएफ का। जीपीएफ जो कर्मचारी का अपना पैसा था वो भी उनके अकाउंट से निकाल लिया गया, और एनपीएस का एक स्कीम का पैसा उसको शेयर मार्केट में लगा दिया गया। अच्छा, आपने 2018 से आप ये रेगुलर लड़ाई लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल लड़ाई लड़ रहा हूँ इस बात की, ईपीएफ की। जी। तो ईपीएफ जो वहां पर जो कट रहा है, जो कर्मचारियों का 1100 कितना कटता है? पहले 1184 कटा था, अब 1800 रुपये कटता है। 1800 रुपये जो कटता है, पहले 1100 तो कटता था। तो ये जो पैसा है, आपने इसकी शिनाख्त भी की थी, आप जो कंपनी है वहां पर भी गए थे, क्या हुआ था वहां पर? देखिए हम ईपीएफ ऑफिस पहुंचे, तो जो वहाँ पर ईपीएफ कमिश्नर बैठे हुए हैं उनसे हमने बात करी, मुलाकात की कि सर हमारा पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है। लेकिन वहाँ कहने के बाद पता लगा कि भाई तुम्हारा पैसा यहीं तक नहीं आया तो अकाउंट में कैसे चढ़ाएंगे हम। जो डिपार्टमेंट का पैसा ईपीएफ से कटा वो पैसा आगे नहीं पहुँचा,
मतलब कर्मचारियों का कट रहा है। हाँ, कर्मचारियों का निरंतर कट रहा है, हर महीने कट रहा जी। है। 1800 रुपए सैलरी आने से पहले डिटेक्ट हो जाते हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं अब होता। उस पैसे को डबल करके वो कंपनी को जमा करना होता है। हाँ, जो डिपार्टमेंट करे। जैसे 1800 हमारे कर्मचारी का कटा है तो 1800 रुपए वो कंपनी जो काट रही है वो देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईपीएफ के नाम पर हमें एक मेडिकल स्कीम दी जानी थी, ईएसआई कार्ड जी। वो अभी तक भी दिल्ली में किसी भी कर्मचारी का नहीं बना के दिया गया, जबकि 2016 अगस्त से कट रहा है, अभी तक भी उसका भरपाई नहीं की गई। लेकिन दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनको तो मिलता है। सफाई कर्मचारी जो है अधिकतर वाल्मीकि समाज से आता है जी। और ये कहीं ना कहीं जातिगत जो इनकी जो धारणाएं, जो मानसिकता है ना, जातिगत मानसिकता, उसके तहत होता है। ना तो ये हमारा ईपीएफ का पैसा क्लियर करते हैं, ना हमारा एरियर फंड बोनस करते हैं। सबसे बड़ी जो हमारे को मिलती है भुखमरी भत्ता जो हमें दिया जा रहा है, 15,000 16,000 का जो भुखमरी भत्ता हमें दिया जा रहा है, वो सबसे बड़ा भयावह है हमारे लिए, क्योंकि ना तो उसमें हम अपने बच्चे पढ़ा पाते हैं, ना हमारे बच्चों को हम अच्छा पोषण दे पाते हैं, ना अच्छी हम उनको व्यवस्था दे पाते हैं, क्योंकि हमारा घर का खर्च ही नहीं चलता उसमें। अब दिल्ली का जो सफाई कर्मचारी है, टोटल दिल्ली का जो सफाई कर्मचारी है, वो पक्के होने की कगार पे है। लेकिन उनको पक्का कब किया जाता है? रिटायरमेंट के 2-3 महीने पहले, जब वो पक्का होता है। अभी एक कर्मचारी हमारे नवंबर में पक्के हुए थे और जनवरी में 31 तारीख को रिटायरमेंट हो जाएंगे। अच्छा। तो क्या लेके जाएंगे वो अपने घर? क्या भविष्य है हमारा? बताओ। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर से जो ये ठेका प्रथा इन्होंने लागू की हुई है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, लेकिन बड़े दुख का विषय है ये कि उनके अपने सरकारी स्कूलों में आज सफाई कर्मचारी हो या कोई आया हो या कोई गार्ड हो, उनको टेंडर पे रखा जाता है। टेंडर पे रखने के लिए रिश्वतखोरी देखो वहाँ कितनी है, भ्रष्टाचार वहाँ कितना है कि जो उनकी कंपनियां है जिनको उन्होंने टेंडर दिए हुए हैं, वो बिना 70-80 हजार रुपए लिए उनको नौकरियों पर नहीं रखते। अच्छा, नौकरी पे भी रख देते हैं 70-80 हजार रुपए लेकर के, तो उनकी कोई सीमा तय नहीं होती कि बेचारे ये 2 महीने काम करेंगे, 3 महीने, जब उनका दिल करता है जब हटा भी देते हैं। अभी काफी मसले ऐसे हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब जो शिक्षा मॉडल की गीत गाते हैं कि शिक्षा मॉडल इतना बेहतरीन है, अभी 1738 आईटी के जो लोग हैं, आईटी सेल के इनके जो डेटा ऑपरेटर हैं, उनकी 6-6 महीने से सैलरी नहीं दी थी इन्होंने। तो हमने उनको लेकर के एक प्रदर्शन किया 20 दिसंबर को मंडी हाउस पर, तो वहां पर सभी ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन वैसे मैं देख रहा था वो प्रदर्शन आपका काफी अच्छा हुआ। 3000 से ज्यादा आदमी थे, गैदरिंग थी वहां पे, हमने तो देखा था। उसमें ये देखो आपके उस प्रदर्शन के अंदर भी इन्होंने उसको भी नकार दिया, क्योंकि इलेक्शन सर पे इनको तो उनकी सैलरी देनी चाहिए थी। हम सुबह 7 बजे आतिशी जो मैडम है हमारी, जो मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनके घर गए बगैर किसी प्रदर्शन के, धरने के। हम वहाँ गए, हमने वहाँ उनसे मिलने का समय मांगा कि भाई मैडम से हमारी बात करा दो कि कर्मचारियों को सैलरी मिल सके 6 महीने की। जिनके घरों में सैलरी नहीं जाएंगी 6-6 महीने से, वो लोग खाएंगे क्या? उनके बच्चे क्या ग्रोथ करेंगे? लेकिन बड़े दुख की बात रही कि आतिशी मैडम ने वहां से मुंह छुपाकर भागने वाला काम किया, ना कि उन कर्मचारियों के सामने खड़े होने का काम किया। जो दिल्ली सरकार महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रही है कि दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देने की जो बात कर रही है, जो सैलरी महिलाओं को नहीं दे रहे, महिला कर्मचारी भी था उसमें, जिन महिलाओं को सैलरी नहीं दे रहे उनको 2100 रुपए कहाँ से देंगे? और इतना बड़ा बजट लाओगे कहाँ से? ये जो फ्री की रेडियो में आप SC/ST का जो बजट का 60 करोड़ रुपए का नुकसान पहले कर चुके हो, और जो नया जो उनकी सरकारी योजनाओं पे लगना चाहिए था, उनके भविष्य निधियों में लगना चाहिए था, उनके जो इलाके के सुधार है, रखरखाव, उन पे लगना चाहिए था, उसको तो आपने सब जगह बांट दिया। पैसा SC/ST का बांट आप उसको सब जगह रहे हो, ऐसा क्यों? तो ये एक सोचने का विषय है। दिल्ली सरकार, आपने ये बात का खुलासा किया है कि ये पैसा लाते कहाँ से। मैंने पिछली वीडियो में भी राजपाल जी से पूछा था कि ये जो फ्री का जो बांट रहे हैं या फिर बजट लाते कहाँ से है, लेकिन आपने इस बात का खुलासा किया ये SC/ST का जो फंड है, ये जो यूज नहीं कर पाते, जो वो SC/ST मुख्यमंत्री उसमें चला जाता है। SC/ST का जो फंड है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के देखरेख में होता है जी, और उस फंड से जो SC/ST के लोग होते हैं उनको लोन की फैसिलिटी, MSME के तहत लोन दिया जाता है। कोई भी व्यवसाय करने के लिए, कोई व्यवसाय करने के लिए लोन दिया जाता है, एजुकेशन, बिजनेस लोन, और जो उनके इलाके के जो रखरखाव के, जैसे मान लो उनके कोई चौपाल वगैरह बनवानी मतलब उनके पुनर्वास के लिए वो बजट, तो वो बजट होता है। और उस बजट को ये अपनी जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, ना कि उस जो उस वर्ग से लोग आते हैं SC/ST से, उन तक वो पैसा पहुंचे।
वहां तक नहीं गया पैसा। पैसा इन्होंने फ्री की रेवड़ियों में बांट दिया। अब फ्री का रेवड़ियों में बांटा, देखो बिल की सब्सिडी कहाँ से जा रही है? आप बोल रहे हो फ्री बिजली है, लेकिन कंपनी तो पैसे ले रही है। कंपनी तो पैसा लेती है भाई, हम बिल दे रहे हैं, बिजली आ रही है हमारे घर के अंदर, तो उसमें फ्री में हमारा ही तो दोष होगा ना, बिजली कंपनी का थोड़ी है। बिजली कंपनी तो कह रही है मैं तो 24 घंटे लाइट दे रहा हूँ, भाई मुझे तो पैसा पूरा चाहिए। तो उस पैसे की भरपाई कहाँ से हो रही है? वो पैसे की भरपाई सिर्फ इस SC ST फंड से की जा रही है। जो 28 करोड़ रुपए का फंड आता है उसको इन्होंने 60 करोड़ के समथिंग इनके ऊपर पहले से ड्यू है, और उस फंड का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं SC ST जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन है ये, मैं तो ये बात मानता हूँ। और जिस तरह से ये मीठी रेवड़ियां बांट रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं बांटते? तो इस पर जो SC ST के जो जितने भी जो तमाम लीडर हैं, जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो ऑर्गेनाइज भी करते हैं पूरे SC ST समाज को कि हम ही है सब कुछ, हम ही करेंगे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो इनसे सवाल क्यों नहीं करते? देखिए, कुछ लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप तो DSC समाज से हैं, लेकिन जो SC समाज के जो बड़े लीडर हैं वो सवाल क्यों नहीं करते? वो लोग कुछ लोग पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, और कुछ ने आवाज भी उठाई है। इसकी FIR भी दर्ज की गई है। केजरीवाल पर FIR दर्ज है एक SC ST के फंड की, और काफी मसलों में इसके ऊपर इसमें SC ST कमीशन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अपने SC ST कमीशन की बात करी तो जब सरकार बनाई गई थी तो कहा गया था दिल्ली सरकार की ओर से कि हम जो SC कमीशन है उसका गठन करेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी तक उसका गठन नहीं हुआ। ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं ये जो है हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर घर से जुड़ा हुआ है, तो मतलब जमीन से जुड़े हुए मुद्दे जो है आप उठा रहे हैं, और इसको लेकर जो आप विधायक चुनाव में लड़ रहे हैं। पब्लिक आपको चुन लेती है, आपको विधायक बना देती है, तो आप क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, मैं सुल्तानपुरी की जितनी भी जनता है मैं उनसे एक ही अपील करूंगा, अगर जो वो मुझे चुनते हैं तो ठेकेदारी को हटाना है। मेरा सीधा सिद्धांत है, पहले ठेकेदारी को हटाना है और हर घर रोजगार लाना है। एक घर में एक रोजगार जरूरी है, क्योंकि आज जो बेरोजगारी की दर है उसको घटाना है। क्या विधायक रोजगार ला सकता है? बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। जब ये विधायक फ्री की रेवड़ियां बांट सकते हैं अपनी सरकार बना करके, तो विधायक रोजगार नहीं दे सकता? बहुत रोजगार है। MCD पूरी खाली पड़ी हुई है, दिल्ली सरकार के पूरे पद खाली पड़े हुए, केंद्र सरकार में पद खाली पड़े हुए, क्यों नहीं लोगों को नौकरी देते? हर जगह तो आपने निजीकरण कर दिया, निजीकरण करके एक ठेकेदार बना दिया, उसके साथ में अपना काम करें लोग, और अपना जहाँ जो दिल्ली का मिनिमम वेज है 18,000 कुछ का, वो भी नहीं दे करके उनको 12-15 हज़ार रुपये में काम करना पड़ रहा है। उनको ठेकेदार को हटाओ, सीधा डिपार्टमेंट से कनेक्ट करो उनको, जो कि उनको पूरा वेतन तो मिले। दूसरा, जो इलाके का जितना भी वो विधानसभा का जो विकास कार्य रुका हुआ है, जैसे उसमें नई सड़कें बनाना, जो नाले हैं खुले ओपन नाले हैं उनको ढकना, और पार्कों का विकास करना, और जो बारात घर वगैरह हैं, सामुदायिक भवन वगैरह हैं, लाइब्रेरी का लाना, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था पढ़ाना, बहुत से मुद्दे हैं, उस पर काम करना चाहिए और उस पर हम काम करेंगे। हमारा जो मेन एजेंडा है वो है दिल्ली के अंदर जो मजदूर वर्ग है, चाहे वो ठेकेदारी में है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में है। जो डिपार्टमेंट में है अधिकतर जो हमारी विधानसभा है उसमें अधिकतर MCD से जुड़े हुए लोग हैं। MCD में ये नहीं है कि सिर्फ सफाई कर्मचारी हैं, MCD में अन्य कर्मचारी भी हैं जो बरसों से पक्का होने की जो राह देख रहे हैं, जिनको 25-25 साल हो गया अपनी जिंदगी को गंवाते हुए, तो वो 15,000 रुपये में काम कर रहे हैं। विधानसभा की जो जनता है, और उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर जो आपको रोजगार के रास्ते खोलने हैं, अगर आपको अपनी जो अस्थायी नौकरी है उसको स्थायी कराना है, और ख़ास तौर पर मैं अपने वाल्मीकि समाज के जो लोग मेरे वहाँ पर वोटर हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो ये 25 साल का जो शोषण है, इस शोषण से आपको बचना है और इस शोषण से आपको बाहर निकलना है। अगर जो अपने परिवार को मजबूत करना है, खुद को मजबूत करना है, आर्थिक रूप से मजबूत होना है, तो मुझे वोट करें। क्योंकि जितने भी लीडर आज सुल्तानपुर वाजरा के अंदर चुनाव क्षेत्र में हैं, उनमें से सभी लोग पूंजीपति हैं, और जो पूंजीपति होता है वो किसी की सुनता नहीं है। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हम अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अपने बच्चों का अच्छा विकास नहीं कर पाएंगे। आज हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कर्मचारियों को पक्का कराना है, 50,000 का वेतन दिलाना है, और ठेकेदारी को हटाएंगे, हर घर रोजगार लाएंगे। सिर्फ यही अपील मैं करना चाहूँगा आप सभी साथियों से, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर वर्ग का आदमी हूँ, मैं खुद एक दिल्ली का मजदूर हूँ।
और मेरे पास इतना पैसा नहीं है चुनाव में लगाने के लिए कि बड़े बड़े मंच में लगा सकूं या बड़ी बड़ी सभाएं मैं कर सकूं या बड़े बड़े मैं वहाँ पर लोगों को भीड़ इकट्ठी कर सकूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तो सिंपल आपका काम करने के लिए आना चाहता हूँ, आपका काम करूँगा और काम करता आया हूँ। और ऐसा भी नहीं है, मैं अपने सभी मजदूर साथियों को भी बताना चाहता हूँ, ये एक जो विधानसभा चुनाव चल रहा है इसको मैं एक प्रदर्शन की तरफ से ले रहा हूँ कि मेरे लिए एक प्रदर्शन है ये, कि जिसमें मैं आपकी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और दिल्ली सरकार के अंदर बतौर विधायक जा करके आपकी बात को रखना चाहता हूँ, जहाँ पर हम आपकी लड़ाई को लड़ सकें। धन्यवाद। तो चलिए, ये हैं दीपक पिहाल जी, जो कि सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं विधायक तौर पर, और ये अपने क्षेत्र की समस्याओं को जो है वो उठाना चाहते हैं, उनके समस्याओं का हल करना चाहते हैं। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो चाहे झुग्गी बस्ती में रहते हो या कोई क्वार्टर में रहते हो या फिर किसी भी तरह के कोई भी व्यक्ति हैं, तो उनकी समस्याओं को, गलियों को, पार्कों को, गटर के जो खुले गटर है उन पे भी ये काम करना चाहते हैं, और एजुकेशन पे ये काम करना चाहते हैं, रोजगार पर काम करना चाहते हैं। तो इनको जो है आप सपोर्ट करिए। सपोर्ट करके ऐसे लोग अगर आएंगे जो नई जनरेशन के लोग हैं और नई जनरेशन का जो दिमाग है, और जो व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो गरीब तबके का है, जो खुद एक सफाई कर्मी है कॉन्ट्रैक्ट पे, वो आपकी समस्याओं को, आपके पारिवारिक जीवन को आप अच्छी महत्वपूर्ण तरीके से जो है वो समझते हैं, और क्योंकि वो खुद इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए वो आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, आपके घर में रोजगार लाना चाहते हैं, एजुकेशन लाना चाहते हैं और आपको सक्षम बनाना चाहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, कॉफी विद अंजाना, धन्यवाद।